हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 169 यानी 169। तो चलिए देखते हैं अपना अगला विषय क्या है। हिंदी की ध्वनियां। ध्यान दें, हिंदी की ध्वनियां। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। प्रश्नों को करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे। बात की जाएगी भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ध्वनि। ठीक है, ध्यान रखें, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि। ठीक है, एक बार फिर से देखें, भाषा की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो भाषा में जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? ध्वनि। ठीक है, अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं होगा तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा ऑप्शन में वर्ण। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर ऑप्शन में ध्वनि है तो पहले आपका आंसर ध्वनि होगा, अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तो आंसर वर्ण होगा। ठीक है, यही इस प्रश्न को इस तरह भी पूछ सकते हैं। कैसे? ध्यान दें, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी है ध्वनि। क्या? ध्वनि। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये ध्यान रखें। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सार्थक इकाई, ठीक है, कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जब पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा शब्द। क्या होगा? शब्द। तो शब्द क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी पूर्ण लिखित। ध्यान से समझें, पूर्ण लिखित इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण लिखित इकाई है दोस्तों, इकाई क्या है? वाक्य। ठीक है, वाक्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूं आपको, ध्यान से सुनेंगे। भाषा की सबसे छोटी पूर्ण लिखित इकाई आपसे पूछी जाए तो वो कौन सी होगी? पूर्ण लिखित। शब्दों पर ध्यान दें, वाक्य। ठीक है, वाक्य होता है। ठीक, वहीं आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों कि भाषा के अंतर्गत वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों वर्ण के 2 भेद होते हैं। ठीक है, वर्ण के 2 भेद होते हैं। लेकिन वहीं आपसे पूछा जाए कि वर्ण के कुल भेद कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 3। ठीक है, वर्ण के कितने कुल भेद? 3 होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुने, स्वर, व्यंजन। ठीक है, स्वर, व्यंजन, और तीसरा अयोगवाह। क्या? अयोगवाह। ठीक है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, आगे डिटेल में बातें बताई जाएंगी आपको इसके बारे में। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? एक होता है ह्रस्व स्वर। ठीक है, एक होता है दीर्घ स्वर, और एक होता है दोस्तों पुलुत स्वर। कौन सा? पुलुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, और पुलुत स्वर को हम क्या कहते हैं? त्रैमात्रिक। ठीक है, तो ध्यान रखें, एक मात्रिक ह्रस्व स्वर, द्विमात्रिक दीर्घ स्वर, पुलुत स्वर, त्रैमात्रिक। ठीक है, ध्यान रखें, आगे और डिटेल में बताया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, बाकी ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझें, ह्रस्व स्वर को
लघु स्वर और मूल स्वर भी कहते हैं। वहीं दीर्घ स्वर को गुरु स्वर या बड़ा स्वर भी कहते हैं, साथ ही संधि स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उच्चारण के आधार पर, किसके उच्चारण के आधार पर, ठीक है, लघु स्वर या फिर एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक, शब्दों पे ध्यान दें, एक मात्रिक स्वर, ठीक है, या फिर मूल स्वर, ठीक है, मूल स्वर, ध्यान रखें, या फिर ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ठीक है, तो आप बताएंगे दोस्तों 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, 3 संख्या याद रखें। उच्चारण के आधार पर लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कौन कौन से? अ, ई और उ। ठीक है, ये बहुत डीप बातें हैं, अभी केवल आप इतना ही समझें। ठीक है, एक शब्द है दोस्तों, ध्यान रखें, एक मात्रिक। ठीक है, एक मात्रिक, भाषा की बात हो रही है, बेस बताना जरूरी है। ठीक, तो एक मात्रिक का क्या अर्थ है? यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगे। कितना? एक मात्रा काल का समय लगे तो उसे एक मात्रिक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। वहीं अगर द्विमात्रिक की बात हो, किसकी? द्विमात्रिक की। ठीक है, द्विमात्रिक या द्वैमात्रिक। ठीक है, यानी कि जहां पर 2 मात्राओं का समय लगे। ठीक है, 2 मात्रा काल का समय लगे, द्विमात्रिक। और त्रिमात्रिक जहां पर 3 मात्रा काल का समय लगे। ठीक है, 3 मात्रा काल का समय लगे, वहां पर त्रिमात्रिक होता है। ठीक, तो मैंने बताया था कि एक मात्रिक क्या होता है? एक मात्रिक होता है ह्रस्व स्वर। ठीक, द्विमात्रिक क्या होता है? द्विमात्रिक होता है दीर्घ स्वर। और त्रैमात्रिक क्या होता है? तो त्रैमात्रिक मैंने आपको बताया था दोस्तों, पुलुत स्वर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये स्वर के प्रकार हैं जिसके अंतर्गत ये 3 बातें और आएंगी। ठीक है, बात एक ही है लेकिन नाम अलग अलग हैं। तो प्रश्न किसी भी तरह से आपसे पूछा जाए, आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। वहीं अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ध्यान से समझें, कि उच्चारण के आधार पर, किसके? उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या, ठीक है, कितनी होती है? तो दोस्तों आपका उत्तर क्या होगा? टोटल 10। कितनी? टोटल 10 संख्या होती है। ठीक है, 10 कैसे? तो ह्रस्व स्वर, ठीक है, और दीर्घ स्वर, ध्यान रखें, दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर के 3 और दीर्घ स्वर के 7। ठीक है, दीर्घ स्वर के 7 ध्वनियों को मिलाकर कितने बने? टोटल 10 स्वर बने हमारे। ठीक है, तो जब स्वर बोले, क्योंकि स्वर के आगे पीछे कहीं नहीं लिखा है कि कुल है, कि 1 स्वर है, कि 2 है। ठीक है, केवल स्वर शब्द लिखा है। ठीक है, तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। स्वर के अंतर्गत ह्रस्व स्वर भी आएंगे, दीर्घ स्वर भी आएंगे। ठीक है, दोनों बातें ही इंपॉर्टेंट हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? तो ह्रस्व स्वर 3 हो गए उच्चारण के आधार पर, दीर्घ स्वर 4 हो गए उच्चारण के आधार पर, और दोनों को मिलाकर कितने हो गए उच्चारण के आधार पर स्वर? तो कुल हो गए दोस्तों 10। ठीक है, संख्या याद रखें 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। वहीं आपसे पूछा जाए कि विजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप बताएंगे दोस्तों, विजातीय स्वर की संख्या 3 होती है। ठीक है, कौन कौन से? ध्यान से सुने। एक बड़ा आ, ठीक है, फिर बड़ी ई, ठीक, और बड़ा ऊ। ठीक है, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये क्या है? सजातीय स्वर हैं। क्या है ये? सजातीय स्वर। मैंने गलत बता दिया है, सजातीय स्वर हैं। ठीक है, और सजातीय स्वर क्या होते हैं?
सजातीय स्वर एक ही वर्ण के मेल से बनते हैं, ठीक है। जैसे कि बड़ा आ बनाएंगे तो हम आ और आ एक जैसे वर्णों को लेकर बड़ा आ बनाएंगे, ठीक है। तो एक ही वर्ण के मेल से बनते हैं सजातीय स्वर, ठीक है, ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे दोस्तों विजातीय स्वर की। किसकी? विजातीय स्वर, ठीक है। विजातीय स्वर कितने होते हैं? तो विजातीय स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी? 4 होती है। कौन कौन से? तो ध्यान से समझें। एक होता है छोटा ए, फिर बड़ा ए, ठीक है, बड़ा ए, फिर ओ, ठीक है, फिर औ, ठीक है, औ। ध्यान से समझें इस बात को। 4 होते हैं विजातीय स्वर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, विजातीय स्वर क्या होते हैं? जहां पर स्वर के अलग अलग वर्ण मिलकर, स्वर के अलग अलग वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? यानी कि विजातीय स्वर बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, स्वर के अलग अलग वर्ण मिलकर, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कितने होते हैं विजातीय स्वर? 4 होते हैं। तो ध्यान से समझें इस बात को। मैंने अभी बताया कि सजातीय स्वर होते हैं हमारे 3 और विजातीय स्वर होते हैं हमारे 4, ठीक है। ये संख्याएं याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें। तो मैंने अभी बताए दोस्तों, ओष्ठ, ओष्ठ के आधार पर कितने होते हैं? यानी कि ओठ के आधार पर 2 स्वर होते हैं। कितने? 2 होते हैं। कौन कौन से? वृत्ताकार, जिसको बोलते समय हमारे होठ गोल हो जाते हैं, ठीक है, और अवृत्ताकार दूसरा, ठीक है, जिसको बोलते समय हमारे होठ गोल नहीं होते, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये बात। अगर पूछा जाए आपसे कि जीवा, जीवा मीन्स जीव, ठीक है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर होते हैं दोस्तों जीवा के आधार पर कितने? 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से? तो दोस्तों एक होता है अग्र, ठीक है, अग्र, ध्यान से समझे, ठीक है, अग्र स्वर। दूसरा होता है मध्य स्वर। कौन सा? मध्य स्वर। और तीसरा होता है पश्च या पश्चे, पश्च या पश्चे, यहाँ देख लें, पश्च या पश्चे, ठीक है, पश्चे। तो ध्यान रखें, जीवा स्वर, जीवा के आधार पर 3 स्वर होते हैं, एक अग्र, एक मध्य, एक पश्च, ठीक है। ज्यादा डिटेल में इनको आपको बाद में बताएंगे। आप सिर्फ संख्या याद रखें कि संख्या कितनी होती है जीवा के आधार पर स्वरों की, तो 3 होती है, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों क्या कि तालु या मुख आकृति, तालु या मुख आकृति, ठीक है, मुख आकृति, इसके आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप बताएंगे 4, ठीक है। 4 कौन कौन से? तो ध्यान से सुने, 4 हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक है संवृत्त स्वर। कौन सा? संवृत्त स्वर, ठीक है, संवृत्त स्वर, यानी कि तालु के आधार पर क्या होता है कि अधिक समय लगता है इन स्वरों को बोलने पर, तो इसे संवृत्त स्वर कहते हैं। फिर होता है अर्ध संवृत्त, अर्ध संवृत्त, ठीक है। अर्ध संवृत्त में क्या होता है? तालु के आधार पर कम समय लगता है बोलने में, ठीक है, जैसे ए और ओ, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा विवृत, ठीक है, विवृत। तो विवृत में क्या होता है दोस्तों? विवृत में उच्चारण के समय पूरा मुंह खुलता है, यानी जब हम ऐसे स्वरों को बोलते हैं, विवृत स्वरों को बोलते हैं, तो बोलते समय क्या है, हमारा पूरा मुंह खुल जाता है। जैसे बड़ा आ, ठीक है, आ का उच्चारण हम करेंगे तो हमारा पूरा मुंह खुला रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बड़ा आ क्या है? एक दीर्घ स्वर है और सजातीय स्वर है, ये भी बात ध्यान रखें। चौथा है अविवृत। कौन सा? अविवृत, ठीक है, ध्यान से समझे, अविवृत। यहां देख लें साइड में, अविवृत, ठीक है। अविवृत स्वर क्या होते हैं? तो ये होता है दोस्तों आधा मुंह खुला रहता है, इनके उच्चारण में हमारा आधा मुंह खुला रहता है, जैसे छोटा आ, बड़ा ए, ओ, ठीक है, सॉरी, बड़ा ए,
औ और री से ऋषि, ठीक है, छोटा आ, ए, बड़ा औ और री से ऋषि, ठीक है। तो यानी तालु और मुख आकृति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है, ठीक है, 4 है। कौन कौन से? संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अविवृत, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है आपको स्वरों के संबंध में, ठीक है। व्यंजन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं अपने प्रश्न। ध्यान दे दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपसे चीजें डिस्कस की हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन्हें अच्छे से समझ लें आप। प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ठीक। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? तो प्रश्न में सबसे पहले शब्द पकड़े अवधि। तो बात किसकी हो रही है? अवधि भाषा की ध्वनि की, अवधि की ध्वनि की, ठीक है। और अवधि किसकी बोली है? तो दोस्तों पूर्वी हिंदी की। मैंने आपको बताया था पूर्वी हिंदी यानी अर्धमागधी अपभ्रंश की बोली है अवधि, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न क्या है इसको फिर से देखें। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? तो ऑप्शन बी अणा, अणा ध्वनि जो है अवधि में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें, अणा ध्वनि। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। अवधि में संस्कृत मूर्धन्य संघर्षी, शब्दों पर ध्यान दें। अवधि में संस्कृत मूर्धन्य संघर्षी शा, ठीक है, शा से षटकोण वाला शा क्या बन जाता है? खा बन जाता है, ठीक है। शा का उच्चारण हम किस में करने लगते हैं? खा में। और तालव्य शा, और जो तालव्य शा है, पहली बात मूर्धन्य संघर्षी है संस्कृत में शा से षटकोण, ठीक, ये बदल कर क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा अवधि में, ठीक। वहीं अगर हम बात करें तालव्य शा, ठीक है, तो शलगम वाला शा है, ये बदलकर अवधि में क्या हो जाएगा? सा से सपेरा वाला सा, ठीक। तो इस रूप का उच्चारण होता है अवधि में, ठीक, ध्यान से समझें। और जो अणा ध्वनि है, अणा ध्वनि किस में बदल जाएगी? अणा ध्वनि बदल जाएगी ना में, ठीक है, ना से नल, ठीक है। तो अणा ध्वनि किस में बदल जाएगी? संस्कृत की अणा ध्वनि ना में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कुछ उदाहरण। तो ध्यान दे दोस्तों व्याख्या पर। यहाँ पर शब्द लिखा है वेश, क्या लिखा है? वेश। तो वेश शब्द में क्या आ रहा है? सा से षटकोण आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक हो जाएगा। इसी तरह से भूषा, एक शब्द है वेश के साथ आता है भूषा, ठीक है, तो भूषा क्या हो जाएगा? भूखा, ठीक है, भूखा, ठीक। तो व्याख्या फिर से देखें दोस्तों, गौर करें। तो हमारा वेश का क्या हो जाएगा? वेक, और भूषा का हो जाएगा भूषा, ठीक है। और शीतल, शीतल ये क्या है? शलगम वाला सा है, बदल के क्या हो जाएगा? शीतल, शीतल, ठीक है, शब्दों पे ध्यान दें। रावण का क्या हो जाएगा? अणा की जगह पे ना हो जाएगा, रावण हो जाएगा, रावण। और हर्ष, हर्ष की जगह क्या हो जाएगा? हरक हो जाएगा, क्योंकि शा से षटकोण किस में बदलना था? खा में बदलेगा अवधि भाषा में, ठीक है। और जो बाण है, ठीक है, जो बाण है वो क्या हो जाएगा? बाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाण हो जाएगा, ठीक है। अवधि में ला ध्वनि, और जो अवधि में ला ध्वनि होती है दोस्तों वो किस में बदल जाती है? तो वो बदल जाती है रा में। किस में? रा से रस्सी वाले रा में, ठीक है। तो ध्यान रखें ये सभी बातें। तो शा किस में बदला? हमने पढ़ा खा में, अवधि में, ठीक है। इसके बाद हमने देखा शा से सलगम वाला सा किस में बदला? सा से सपेरा वाले में, ठीक है। और हमने अणा किस में बदल दिया? हमने बदल दिया ना में, ठीक है। और ला किस में बदल दिया? तो ला बदल दिया रा में, ठीक है। ये बातें ध्यान रखें। इसके बाद है कभी अणा ध्वनि, अंगा खाली वाली जो ध्वनि है ये भी रा हो जाती है। और जो ये वाली है अणा, अंगा खाली नहीं है, सॉरी, अणा है ये, अणा। तड़ित व्यंजन भी बोलते हैं इसे, तड़ित व्यंजन भी कहते हैं अणा को, ठीक है। यानी कि बोलने में एकदम तड़ित सी आवाज, झनकार सी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखें अणा कैसा है? तड़ित व्यंजन है। तो अणा, अणा किस में बदल जाएगा? रा में बदल जाएगा। किस में? रा में, ठीक है। तो जैसे उदाहरण देखें स्क्रीन पर अपनी सबसे नीचे वाली लाइन में, ठीक है। तलवार का क्या हो गया? तरवारी,
तलवारी, डाल का क्या हो गया, डारी, ठीक है। लड़का का क्या हो गया, लरिका। तो देखो तलवार, जहां पे तलवार में ला था वो हो गया रा, तरवारी, और जहां पर डाल में ला था वहां पर डारी, ठीक। और जहां पर लड़का अड़ा है, ठीक है, वहां हो गया री, लरिका, ठीक है। और जहां पर पकड़ अड़ा है, पकड़ में, ठीक है, वहां पर पकड़ी, पकड़ी हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। शाह किस में बदल जाएगा, अवधि में, खा में, और शलगम बदल जाएगा सपेरा में, और अणा बन जाएगा ना, ला बदल जाएगा रा में, और अड़ा बदल जाएगा रा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है अवधी लैंग्वेज की, ठीक है। तो ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो कि किस में बदल जाएंगे, अवधि में, ठीक है। और ये हिंदी के व्यंजन में बदल जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखें दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द तैयार करें अपने आप से जो आपको पता हो, ठीक है, और फिर खुद बदल करके देखें, आपको 1 मिनट में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, अगर अवधी लैंग्वेज की पहचान करनी है तो ये सारे जो मैंने अभी पढ़े, खा, सा, ना, रा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। किससे किस में परिवर्तित हो रहे हैं ये याद रखना भी जरूरी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों, प्रसन्नता। प्रसन्नता एक शब्द है, ठीक है। इस शब्द में कौन सी ध्वनि है, तो प्रसन्नता में ध्वनि है दोस्तों ऑप्शन सी, युग्मक ध्वनि। कौन सी, युग्मक ध्वनि, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देखें, ठीक है। क्या है, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि। तो 3 तरह की ध्वनि है यहाँ पर, एक है संयुक्त ध्वनि, एक है संपृक्त ध्वनि और एक है युग्मक ध्वनि। तो चलिए देखते हैं व्याख्या और समझते हैं क्या होती है संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि, ठीक है। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, गौर करेंगे। जब एक ही ध्वनि के, ठीक है, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, यानी एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, 2 हो जाएं, ठीक है। जैसे उदाहरण देखें अगली लाइन में, अशून्य, ठीक है, उत्फुल्ल, दिक्कत, प्रसन्नता। तो इसमें देखो अणा पहला आधा हो गया है फिर पूरा है, ऐसे ही उत्फुल्ल में आधा ला है फिर पूरा है, ऐसे ही दिक्कत में आधा का है फिर पूरा है। यानी कि एक ही वर्ण, एक ही ध्वनि का इसको कहते हैं एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाना। और जहां पर एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है उसे कहते हैं दोस्तों युग्मक ध्वनि। क्या, युग्मक ध्वनि, ठीक है। तो प्रसन्नता प्रश्न पूछा गया था, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है, तो दोस्तों युग्मक ध्वनि है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जब एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती है, क्या होती है, संयुक्त होती है। दो व्यंजनों से एक ध्वनि जब संयुक्त होती है, जुड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि उदाहरण देखें, संबल, ठीक है, कंपन, ये कैसे शब्द हैं, तो सा, संबल में सा शब्द, सा वर्ण देखें और फिर देखें बा, ठीक है। सा और बा के बीच में क्या आ रहा है, आधा माँ। तो आधा माँ ने संपृक्त किया है, संयुक्त किया है, किसको, सा को और बा को। तो जाकर तब क्या बन गई हमारी, संपृक्त ध्वनि। ऐसे ही कंपन में का और पा को किसने संपृक्त किया है, माँ ने किया है, संयुक्त किया है माँ ने, ठीक है। तो ये क्या बन गई, ये बन गई हमारी संपृक्त ध्वनि। देखें आगे, यहाँ पर सा और बा ध्वनियों के साथ माँ ध्वनि, सा और बा ध्वनियों के साथ माँ ध्वनि और का और पा ध्वनियों के साथ माँ ध्वनि संयुक्त हुई है, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पर क्या है, संपृक्त ध्वनि है, क्या है, और ऐसी ध्वनि को हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर, ठीक है, जब एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। तो संयुक्त ध्वनियाँ कहाँ होती हैं, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ
परस्पर संयुक्त होती हैं, ठीक है, और परस्पर संयुक्त होने के बाद एक ही स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो वहाँ संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं। जैसे कि प्राण, ठीक है, उदाहरण देखें दोस्तों, जैसे कि प्राण, ठीक है, प्राण शब्द है आपके सामने, ध्यान से समझें, ठीक। एक शब्द है घ्राण, ठीक है, एक शब्द है क्लांत, एक है म्लान, एक है प्रकर्ष, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी दोस्तों संयुक्त ध्वनियां हैं। क्या है? संयुक्त ध्वनियां, ठीक है। और संयुक्त ध्वनियां अधिकतर तत्सम शब्दों में मिलती हैं। किसमें? तत्सम शब्दों में मिलती हैं, ठीक है। जो अभी हमने पंक्ति पढ़ी कि दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त, दो से दो अधिक, जैसे प्राण बोलेंगे तो क्या निकलेगा? प, फिर र, ठीक है, फिर आएगा आ का डंडा और फिर अणा, ठीक है, ये बनेगी बात, ठीक। फिर से देखें, प्राण को हम ऐसे लिखेंगे, प्राण को हम लिखेंगे, बोलेंगे, बोल उच्चारण पे ध्यान दे, प, फिर र, फिर आ का डंडा और फिर अणा, ठीक है, ये आया तो प्राण बना कि नहीं? तो ये क्या हो गया? ये एक व्यंजन ये हो गया, दूसरा व्यंजन ये हो गया, यानी एक व्यंजन प, दूसरा व्यंजन र, ठीक है। और इसको संयुक्त करने वाली ध्वनि क्या है? तो इसको संयुक्त करने वाला स्वर है, ठीक है। क्या? ये आ की मात्रा, ठीक है। तो जाकर हमारा क्या बन गया? ये प के ये नीचे की साइड हो गया र, और फिर आ स्वर हमने जोड़ दिया तो बन गया प्रा, ठीक है। और जैसे ये प्रा बन गया तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे संयुक्त ध्वनियां। क्या कहेंगे? संयुक्त ध्वनियां, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखें, संयुक्त ध्वनियां कहेंगे, ठीक। अब देखें दोस्तों उदाहरण, प्राण, घ्राण, क्लांत, ठीक है, क्लांत में भी क और ला जुड़ रहा है, ठीक है, उसके बाद आ की मात्रा है। ऐसे म्लान में म, आधा म और ला जुड़ रहा है, व्यंजन इसके बाद स्वर जुड़ रहा है आ, ठीक है, म्लान बना। ऐसे ही प्रकर्ष, प्रकर्ष में जब हम बोलेंगे तो प और फिर र, ठीक है, प फिर र, और कोई स्वर इसमें अभी नहीं है, अर्ध स्वर है इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रकर्ष, ठीक है। तो ये संयुक्त प्र, अगर प, र, क, र, श, ये सारी क्या हो गई? तो प्र से बन गया हमारा प्र, ठीक है, क हमारा ऐसे ही है, और र, श, ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रकर्ष, ठीक है। ध्यान रखें, संयुक्त ध्वनि है प्रकर्ष, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान रखें दोस्तों। तो इस तरह से हमने कितनी ध्वनियां देखी? हमने देखी युग्मक ध्वनि, ठीक है, संपृक्त ध्वनि, ठीक, और फिर हमने देखी संयुक्त ध्वनि, ठीक है, संयुक्त ध्वनि। तो 3 तरह की ध्वनि हमने देख ली, ठीक है। मुझे लगता है बातें आपके समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।